वेलकम टू माय चैनल। मैं अनुज कुमार गुप्ता। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th का चैप्टर 1 जो हम लोगों को पढ़ना है समुच्चय, इसको हम बोलते हैं सेट। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो समुच्चय जो है, समुच्चय का जो हम उपयोग बचपन से ही करते आ रहे हैं और इसका उपयोग हम अभी तक कर रहे हैं। और जो समुच्चय जो है, समुच्चय का उपयोग जो है हमारे अगल बगल टोला मोहल्ला और दोस्त लोग और स्कूल में और जो क्रिकेट खेलते हैं उन लोग सभी लोग समुच्चय का उपयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम स्कूल भी जाते हैं तो समुच्चय का उपयोग करते हैं और स्कूल न भी जाते हैं तो हम समुच्चय का उपयोग करते हैं। तो समुच्चय का हम लोग डिफिनेशन पर जान लेंगे कि समुच्चय का डिफिनेशन क्या है। तो समुच्चय जो है, समुच्चय देखेंगे वस्तुओं के सुपरिभाषित, वस्तुओं को सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। यानी मेन हम लोग को यहाँ पे कॉन्सेप्ट बन रहा है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। यानी यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे नया मिल रहा है सुपरिभाषित समूह। तो हम लोग भली भांति परिचित है समूह से, है ना। समूह से हम लोग भली भांति परिचित है। तो समूह जो है, समूह से ही समुच्चय का निर्माण हुआ है। यानी समूह को ही हम लोग समुच्चय कहते हैं। तो समूह जो है, कैसे हम लोग कह दिए कि समूह को ही समुच्चय कहते हैं, या समूह शब्द से ही क्या समुच्चय बना है। मान लीजिए बोल दिए कि समूह शब्द से ही समुच्चय बनता है। तो भाई कैसे समूह शब्द से ही समुच्चय बनता है, तो हम क्या बोलें कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। तो समूह जो है, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। जैसे एक मैजिशियन, एक जादूगर जो था, तो वो हमारे गांव में आया और वो अपना डमरू बजाते बजाते सभी गांवों के लोग के क्या किया, इकट्ठा किया। तो जब वो इकट्ठा किया तो उसमें मैजिशियन जो था अपना कला दिखाने लगा। तो उस समय वहां पे हम भी मौजूद थे। तो हम देखें कि वहां पे अपना कला दिखाया और सीधे जब समाप्त हुआ तो हम घर पे आ गए और घर पे हम बोले कि वहां समूह था। क्या हम बोले कि वहां समूह था। तो वहां समूह कहने का अर्थ क्या, समूह जैसे समझिएगा, वहां समूह था। हम सिर्फ ये बोले वहां समूह था। तो वहां समूह कहें तो समूह तो कितने प्रकार के हो गए। हो सकता है कि मान लीजिए फलों का समूह, नहीं तो जानवरों का समूह, और मेरा जो पेन है उसका समूह। यानी समूह कहने से जितना भी है, बच्चों, बहुत सारे बच्चों का समूह कहने से उसका बोध होता है।
लेकिन अगर हम इसको बोलते हैं सुपरिभाषित, कहने का अर्थ होता है उसका अलग अलग करना। सुपरिभाषित का मतलब उसको इतना ढंग से बताना कि अगला व्यक्ति तुरंत समझ जाए। तो समूह जो है, हम जैसे मैजिशियन जादूगर को देखें तो हम घर पे या तो बोले कि वहां पे समूह था, तो समूह में हम समूह बोले तो समझ में नहीं आएगा। इसको हम बोल दिए कि पुरुष, स्त्री और बच्चों का समूह। क्या बोल दिए कि वहां जो पुरुष, स्त्री और बच्चों का समूह था। तो अब यहाँ पे हम लोग क्लियर हो गए कि वहां जो समूह था से पुरुष, स्त्री और बच्चों का समूह था। क्लियर। अब हम लोग जानेंगे कि समुच्चय, तो इसी को हम लोग क्या किए, समूह को सुपरिभाषित कर दिए। ये जो हो गया हमारा समूह का, ये जो हो गया सुपरिभाषित हो गया। और जब सुपरिभाषित हो गया तो ये क्या हो गया, समुच्चय का निर्माण ले लिया। ये क्या हो गया, समुच्चय, है ना। तो समुच्चय का निर्माण हुआ। तो अब हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग इसमें बताएं कि स्कूल में भी इसका उपयोग होता है। तो भाई स्कूल में इसका कैसे उपयोग होता है, तो यहाँ देखेंगे कि स्कूल में जो हम बात करते हैं, स्कूल में कौन से रहते हैं, तो टीचर रहते हैं, इसको शिक्षक, है ना, शिक्षक। और क्या रहते हैं, बच्चे। तो शिक्षक और बच्चे, देखिएगा ध्यान से कि शिक्षक और बच्चे, हम वहां पे बोल सकते हैं कि शिक्षकों का समूह। क्या, शिक्षकों का समूह। तो क्या हम इसका सुपरिभाषित किए, नहीं किए। सुपरिभाषित जो हुआ इसको हम बोल सकते हैं कि हमारे स्कूल के शिक्षकों का समूह, शिक्षकों का समूह। क्लियर। उसी तरह बच्चे, हमारे स्कूल के बच्चे का समूह। और जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे गार्डन, क्या, बगीचा में कई एक प्रकार के फल लगे हुए रहते हैं, फूल लगे हुए रहते हैं। तो फलों का समूह जो है हम बोल सकते हैं, वहां बहुत सारे फल है, चाहे बहुत सारे फल के पेड़ है, तो हम बोल सकते हैं कि हम बोल दिए कि फलों का पेड़ों का समूह। क्या, फलों का पेड़ों का समूह। तो फलों का पेड़ों का समूह, जैसे जितना फलों का पेड़ है उसका हो गया। तो इसको हम बोल सकते हैं कि पक्के फलों का पेड़ों का समूह, यानी पके हुए फलों का पेड़ों का समूह, है ना। उसी तरह अब हम लोग अंक में बात करते हैं। क्या, अंक में हम बात करते हैं, तो अंक में कौन सा आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट इंफिनिटिव तक होगा। तो अंक में हम लोग बात करते हैं 2 4 6 8 10, है ना, डॉट। तो ये जो है अंक है। अब इसको हमको किसी को बताना होगा, तो जैसे हम बोल देंगे कि अंक हम बोल दें, तो अंक तो नहीं समझेगा। तो अंक जब वो समझवे न करेगा तो हम इसको कैसे बताएंगे, यानी कैसे इसको हम सुपरिभाषित करेंगे। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए मेरा सम संख्या लग रहा है, ए मेरा सम संख्या लग रहा है, और ए में भी मेरा सम संख्या लग रहा है, ए भी सम संख्या लग रहा है, और ये भी सम संख्या लग रहा है। तो यहाँ पे जब सम संख्या लग रहा है तो हम बोल सकते हैं कि सम संख्या का समूह, क्या बोल सकते हैं, सम संख्या का समूह। क्लियर है। अब अगर और हम बात करते हैं तो देखेंगे 1 3 5 7 9 डॉट। ए क्या है, तो ये भी विषम, ये भी विषम। तो क्या हो गया कि विषम संख्याओं का समुच्चय। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग अंक की भी बात कर लिए, है ना। अब हम लोग बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, यानी अक्षरों का हम बात करते हैं। तो अक्षर में ए
बी सी डी डॉट डॉट ए टू जेड तक होता है। तो अक्षरों जो है हम मान लिए ए ई आई ओ यू। अब देखिए यहाँ पे हम इसको दर्शाना है तो क्या अक्षर है, और मान लीजिए अक्षर हम बोल दिए अक्षर, अक्षरों मीन्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे बहुत सारे हो सकता है, लेकिन हमको इसको सुपरिभाषित करना है, सिर्फ इसी को बताना है। तो हम क्या बताएंगे, ए भी भावेल ए भी भावेल ए भी भावेल ए भी भावेल ए भी भावेल। तो भावेल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में तो स्वर बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं इसको कि अंग्रेजी के वर्णमाला के स्वरों का समूह। क्लियर, क्या बोल सकते हैं इसको, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह। तो यहाँ पे हम लोग को इम्पोर्टेंट चीज पढ़ना है, क्योंकि हम लोग को एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग समुच्चय जो है, सेट जिसको बोलते हैं, तो समुच्चय कहते किसे हैं, तो वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित में सीधा तौर तरीका से किसी को समझा दे तो क्या हो गया, सुपरिभाषित। जैसे हम कहेंगे ओ दो, ओ क्या नहीं समझ में आया, लेकिन कहेंगे ओ पेन दो, है ना, ओ पेन दो, तो क्या हो गया, उसको हम सुपरिभाषित करके बोले, है ना। उसी तरह यहाँ है समूह, तो समूह के बारे में बता दिए, फलों का यहाँ अंक के बारे में भी बता दिए, और अक्षरों के बारे में बता दिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि समुच्चय जो है, यहाँ समुच्चय जो है, सेट जो है, तो समुच्चय का खोज किसने किया, कब किया, और उनका जीवन इसमें खोजने के लिए कितने समय व्यतीत किए, और उनका खोजने के समय इनको क्या क्या उलझन मिला, यानी क्या क्या मुश्किल हुआ, सब के बारे में हम लोग इनका इतिहास जानेंगे। तो सबसे पहले एक जर्मन के वैज्ञानिक जॉर्ज केंटर थे। कहाँ के थे, जर्मन के थे। जर्मन के वैज्ञानिक जॉर्ज केंटर, जॉर्ज केंटर जी थे, है ना। क्या, जर्मन के वैज्ञानिक थे जॉर्ज केंटर। तो जॉर्ज केंटर और इनके साथ दे रहे थे रिचार्ड डेडेकाइंड, यानी क्या, जर्मन के वैज्ञानिक कौन थे, क्या, रिचार्ड केंटर, है ना, रिचार्ड केंटर, और जर्मन के वैज्ञानिक थे कौन, एक थे जर्मन के वैज्ञानिक रिचार्ड डेडेकाइंड और जॉर्ज केंटर थे। तो जॉर्ज केंटर और रिचार्ड डेडेकाइंड दोनों मिलकर, इन लोग दोनों जो थे बहुत ही करीबी दोस्त थे। तो इन लोग क्या किए कि समुच्चय का खोज करना प्रारंभ किया। तो कुछ दिन के बाद समय बीतता गया, तो रिचार्ड डेडेकाइंड का कुछ वैसा प्रॉब्लम आ गया, या प्रॉब्लम कहिए या वैसा कोई चीज जिससे दिक्कत हुआ, तो जॉर्ज केंटर जी को छोड़कर चल दिए। अब जॉर्ज केंटर जी को छोड़ के चल दिए, तो ये जो है जॉर्ज केंटर जी जो है वो अकेले पड़ गए, और अकेले भी हार नहीं माने। आखिर में ये क्या किए, समुच्चय का खोज कर दिए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो प्रारंभ से अंतिम तक किया, जो कुछ काम को शुरू से लास्ट तक किया, उसी को श्रेय जाता है। क्या चीज के लिए, तो समुच्चय के निर्माण के लिए। यानी इसका श्रेय कि समुच्चय का खोज किसने किया, तो जॉर्ज केंटर ने किया। तो अब हम लोग
अब हम लोग को यहां तक पढ़ लिए कि वस्तुओं को सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जैसे पढ़ लिए कि वस्तुओं को सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं, यहां तक तो बात क्लियर है। तो जब पढ़ लिए कि वस्तुओं को सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं, तो समुच्चय जो है, ठीक है, हम बता दिए इसको हम सुपरिभाषित किए थे, तो ये क्या बन गया, समुच्चय बन गया। तो समुच्चय जो है इसका हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको लिखने के लिए जॉर्ज कैंटर जो थे, जॉर्ज कैंटर ने बोले कि इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखने के लिए, या हम एक एग्जांपल के थ्रू चलते हैं। जैसे हम लोग कोई व्यक्ति बाजार गया, तो उसको रास्ते में देखा कि एक ठेला पर बहुत सारे फल बिक रहे थे। तो सिर्फ क्या देखा कि वहां पे फल बिक रहे हैं, ठेला पे फल बिक रहे हैं, या फल भी देखा कि कौन कौन सा बिक रहा था। तो फल घर पे आया कि फल बिक रहा था ठेला पर, तो उसको सुपरिभाषित करके तो नहीं बोला कि फल भाई क्या क्या बिक रहा था। तो यहाँ पे फिर देखा उसने, तो फिर बोला सुपरिभाषित जब किया तो कि यहाँ आम था, अमरूद था, केला था और सेब था, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको सुपरिभाषित कर दिए कि आम, अमरूद और केला और सेबों का क्या था, समूह था। किसका? फल जो वहां रखा हुआ था ठेला पर, वहां पे क्या क्या के समूह था, आम, अमरूद, केला और सेबों का समूह था। तो हम लोग इसका सुपरिभाषित कर दिए। अब किसी को कहेंगे कि आम, अमरूद, केला और सेबों का समूह जो था ठेला पर था, तो क्लियर समझ आएंगे। लेकिन अगर कहते हैं कि फल तो कई प्रकार के होते हैं। तो अब इसी को मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखने के लिए क्या हुआ कि इसको कैसे लिखेंगे? तो जर्मन के जो वैज्ञानिक थे, जॉर्ज कैंटर जी थे, तो जॉर्ज कैंटर जी ने बताया कि इसको लिखने के लिए एक ब्रैकेट दिए। तो बोले कि इसको एक ब्रैकेट में लिखने के लिए, तो ब्रैकेट हम यहाँ पे लिख दिए, या जिसको हम लोग बोलते हैं सर्पाकार ब्रैकेट। यानी यहाँ पे नहीं तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं आम, अमरूद, केला और सेब। तो आम, अमरूद, केला और सेब, इसको क्या किए, ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट बोले तो ब्रैकेट मीन्स तो होता है बहुत सारे ब्रैकेट। एक होता है छोटी ब्रैकेट, इसके बाद सबसे पहले रेखा वाला होता है ना ब्रैकेट, एक तो जिसको कोष्ठ बोलते हैं, रेखा कोष्ठ, छोटी कोष्ठ, इसके बाद मंडली कोष्ठ जिसको बोलते हैं सर्पाकार कोष्ठ, और एक होता है बड़ी कोष्ठ। तो यहाँ पे हम लोग समुच्चय में सर्पाकार कोष्ठ यानी मंडली कोष्ठ का यूज करेंगे। तो अब हुआ यहाँ पे बात कि भाई इसको हम जब इसको लिख दिए कि आम, अमरूद, केला और सेब जो है इसको हम सर्पाकार कोष्ठक में लिख दिए, ठीक है। लेकिन अब हम इसको जानना है कि ये जो है इसको क्या नाम रखें। कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको क्या करते हैं, उसका नाम रखते हैं कि भाई इसको अब क्या चीज नाम से पुकारा जाए। तो उसी तरह आम, अमरूद, केला और सेब है, इसको हम लोग ब्रैकेट में कर दिए। तो जब ब्रैकेट में किए तो क्या हो गया, समुच्चय हो गया ही। अब समुच्चय को क्या चीज से नाम रखें कि हम इसको बार बार पुकारेंगे तो जिससे इसका नाम हो जाएगा। तो इसके लिए जॉर्ज कैंटर जी थे, बोले कि ए टू जेड यानी A to Z कहने का अर्थ हो गया कि बड़ा कैपिटल अक्षर जो है A से Z तक में आप कोई भी रखिए, वो समुच्चय का संकेत है ना, समुच्चय को दर्शाता है। यानी A B C D, ए नहीं कि छोटा a चाहे छोटा b चाहे छोटा c, ऐसा नहीं, सब होना चाहिए कैपिटल। तो इसको फिर क्या हुआ कि कैपिटल लेटर से इसको सूचित किया गया, आम, अमरूद, केला और सेब। अब आम, अमरूद, केला और सेब जो है, अब यहाँ तो हम दर्शा दिए कि चलो भाई ए हो गया समुच्चय को ए से दर्शा दिए। लेकिन ए जो है क्या है, ए क्या है,
तो ए है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, हम सब चीज यहाँ पे कर लिए। ए भी जान गए कि ए समुच्चय है, समुच्चय को ए से सूचित किया जाता है, लेकिन ए भी तो कुछ तो है, तो इसका क्या नाम से जानेंगे? तो इसको हम लोग बोलते हैं कि सर्पाकार कोष्ठक, यानी बोल सकते हैं कि कोष्ठक के अंदर, क्या कोष्ठक के अंदर जो भी मौजूद है उसको हम क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। बोल सकते हैं कि कोष्ठ के अंदर अवयव को क्या कहते हैं हम लोग? अवयव कहते हैं। और अवयव को क्या चीज से सूचित किया जाता है? तो अवयव के छोटी, यानी बोल सकते हैं स्मॉल लेटर से, ए बी सी डी। ए नहीं कि इसमें एक बी आ जाएगा कैपिटल, जब भी होगा तो स्मॉल, और यहाँ इसमें होगा कैपिटल, अब इसमें होगा क्या? स्मॉल। तो अब देखेंगे हम कि ए जो है आम, अमरूद, केला और सेब, इसका पूरा कंप्लीट हो गया। तो हम यहाँ पे आप लोग को बता देना चाहते हैं कि ए जो है हम बोले हैं इसका ज्यादा लिखे नहीं है, इसलिए हम आप लोग से कहेंगे कि थोड़ा वीडियो का स्टॉप कर करके और थोड़ा सा इसका समझ के नोट्स बनाएंगे और इसका विधिवत रूप से देखेंगे, और ऐसा भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो समुच्चय जो है, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, समुच्चय जो है वस्तुओं को सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। और इस तरह समुच्चय को हम लोग सुपरिभाषित किए थे। यहाँ पे फल के बारे में सुपरिभाषित किए थे, और अंक के बारे में हम लोग सुपरिभाषित किए थे, और क्या चीज के बारे में? और अक्षर के बारे में किए थे सुपरिभाषित। तो अब हम लोग पढ़ेंगे तो अब हम हेलो तो अब हम लोग देखेंगे कि समुच्चय जो है, समुच्चय ए आम, अमरूद, केला और सेबों का समूह है ना, भली भांति परिचित हो गए अब। और एक क्या है? सम संख्या, सम संख्याओं का समूह है ना, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, क्या है? सम संख्याओं का समूह। ये क्या है? 1 3 5 7 9, क्या है? विषम संख्याओं का। और एक क्या है? ए ई आई ओ यू है ना, ए ई आई ओ यू अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह है ना। अब हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग पता करेंगे कि कौन जो है समुच्चय जो है किस अवयव में है, या कौन सा अवयव जो है किस समुच्चय में है या नहीं। यानी कहने का अर्थ हो गया कि कौन सा अवयव जो है समुच्चय में उपस्थित है या नहीं, हम लोग कैसे पता करेंगे? तो देखेंगे, फिर से एक बार समझेंगे कि जो कैसे पता चलेगा कि कौन सा अवयव जो है समुच्चय में उपस्थित है या नहीं, है ना। ये जो है 6 जो है बी में उपस्थित है या नहीं, 5 जो है सी में उपस्थित है या नहीं, 10 जो है डी में उपस्थित है या नहीं, केला जो है ए में उपस्थित है या नहीं, अवयव 9 जो है सी में उपस्थित है या नहीं। ये सब हमको कैसे पता चलेगा? तो जॉर्ज केंटर जी थे, वो एक सिंबल दिए थे, एक क्या दिए थे? सिंबल दिए थे, जिसको नाम है एक बिलोंग्स टू, इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू है ना, अवयव होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नोट। ये नहीं कट गया तो इसको बोलते हैं नोट्स बिलोंग्स टू है ना, यानी इसका मतलब हुआ उपस्थित है, और इसका मतलब हुआ उपस्थित क्या नहीं है। क्लियर? यानी बिलोंग्स टू उपस्थित है, नॉट बिलोंग्स टू उपस्थित नहीं है। हम लोग ध्यान देंगे, यानी इस तरह रहेगा उपस्थित है बिलोंग्स टू, इस तरह रहेगा नॉट बिलोंग टू उपस्थित नहीं है ना। तो देखेंगे हम यहाँ पे बात करते हैं बारी बारी से, क्या 8 जो है बी में उपस्थित है या नहीं, बताइएगा।
क्या अवयव 8 जो है बी में उपस्थित है या नहीं? तो 8 बी में है ना। समुच्चय अवयव 8 जो है समुच्चय बी में उपस्थित है या नहीं? तो हाँ है। तो हाँ है तो क्या लगेगा? बिलोंग्स लगेगा, है ना। तो लिख सकते हैं कि 8 जो है बिलोंग करता है बी को, यानी 8 जो है 8 उपस्थित है किसमें? बी। समुच्चय बी में 8 उपस्थित है, यानी 8 उपस्थित है समुच्चय बी में, है ना। उसी तरह यहाँ पे केला, केला उपस्थित है ए में या नहीं? तो केला ए में उपस्थित है, तो लिखेंगे कि केला बिलोंग्स टू ए, यानी केला जो है अवयव केला जो है ए में उपस्थित है। ध्यान से समझिएगा, है ना। अब देखेंगे हम कि यहाँ पे समझेंगे क्या ई जो है ई क्या ई जो है डी में उपस्थित है या नहीं? क्या ई क्या है? ये सब जो है अवयव है, अवयव। और ये क्या है? समुच्चय है। क्या है? समुच्चय, है ना। तो ए समुच्चय है, अवयव है। तो हम बोले कि क्या ई जो है अवयव, ई अवयव जो है डी में उपस्थित है या नहीं? तो हाँ, तो डी में उपस्थित है, तो बिलोंग्स टू डी। ये नहीं कि हम लिख सकते हैं कि बी बिलोंग्स टू 8, एक गलती हो जाएगा, है ना। ध्यान यही रखिएगा कि उल्टी नहीं लिखिएगा, यानी बी बिलोंग्स टू 8, यानी बी जो है 8 में उपस्थित है, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, ए अगर ऐसा लिखेगा तो रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। 8 जो है क्या बी में अवयव 8 जो है से बी में उपस्थित है या नहीं? तो हाँ, तो बिलोंग्स टू। केला जो है अवयव ए में उपस्थित है, सॉरी केला अवयव केला जो है समुच्चय में उपस्थित है या नहीं? तो हाँ है, तो इसलिए हम बिलोंग्स टू लगा, है ना। अब हम लोग नॉट बिलोंग टू बात करते हैं। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं क्या 9 जो है, क्या 9 बी में उपस्थित है? ये 9 क्या है? अवयव। ये क्या है? समुच्चय। ये साइड जो है समुच्चय है और इस साइड क्या है? अवयव है। तो क्या अवयव 9 जो है 9 जो है बी में उपस्थित है? ये देखिए, तो ये तो सी में उपस्थित है, बी में नहीं है, नहीं। तो लिखेंगे कि 9 नॉट बिलोंग्स टू बी, है ना। नॉट्स बिलोंग टू बी, यानी 9 जो है बी में उपस्थित नहीं है। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं ओ के लेते हैं। ओ अवयव ओ जो है क्या ए में उपस्थित है? तो ओ ए में उपस्थित है नहीं ना, डी में उपस्थित है। ओ ए में उपस्थित नहीं है, तो लिखेंगे कि ओ नॉट बिलोंग टू किसमें? ए में, है ना। उसी तरह इसको बना सकते हैं, क्या सेव जो है अवयव सेव जो है क्या बी में उपस्थित है? तो नहीं, तो नॉट बिलोंग टू बी। अगर हम लोग को दे देगा क्वेश्चन कि हम इसको रिक्त स्थान को भरने के लिए एक क्वेश्चन देते हैं, तो आप देखते हैं कि किस तरह हम लोग इसको बनाएंगे। जैसे मान लीजिए रिक्त स्थानों को भरिए, है ना। रिक्त स्थानों को भरिए, है ना। फर्स्ट दे देगा 8 सी, है ना। सेकेंड ओ ए अमरूद, अमरूद ए। 6 बी थर्ड था, ये क्या हो गया? 4। इसी तरह 5 9 सी, है ना। और 6, चलिए 5 ठीक रहते हैं। देखेंगे ध्यान से, अभी हम जस्ट बताया उसी तरह आपको यहाँ पे बिलोंग्स टू इसमें उपयोग करेगा कि बिलोंग्स टू और नॉट्स बिलोंग टू के उपयोग करके रिक्त स्थानों को भरे। क्या कहेगा? बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू उपयोग करके रिक्त स्थान को भरे। तो यहाँ हम लोग को क्या देखने के लिए मिल रहा है? बोलिए। यहाँ हम लोग को मिल रहा है कि 8 जो है अवयव, 8 अवयव कहाँ हम लोग का देखेंगे? इसमें है नहीं, यहाँ पे है। तो 8 अवयव जो है सी में उपस्थित है, सी है नहीं, तो यहाँ पे क्या लगेगा? नॉट्स बिलोंग। क्लियर। अब यहाँ ओ अवयव जो है ए में उपस्थित है, ओ अवयव ओ ए में उपस्थित है नहीं, तो डी में उपस्थित है, ए में नहीं है, तो इसका भी नॉट्स बिलोंग।
अमृत ए में उपस्थित है या नहीं, अमृत अवयव जो है ए में उपस्थित है, अमृत ए में उपस्थित है तो जी हाँ, तो क्या लगेगा, बिलोंग टू, है ना। उसी तरह 6 जो है बी में उपस्थित है या नहीं, 6 किधर है, 6 क्या बी में उपस्थित है, तो जी हाँ, इसलिए बिलोंग्स टू। 9 सी में उपस्थित है, 9 सी में उपस्थित है, जी हाँ, तो बिलोंग्स टू। क्लियर, आगे पूरी बात समझ में। तो अब हम लोग देखेंगे कि समुच्चयों का निरूपण, हम लोग यहाँ पे कंफर्म हो गए। अब हम लोग को पढ़ना है समुच्चयों का निरूपण, है ना। देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ऐसा क्वेश्चन हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा। तो अब हम पढ़ेंगे समुच्चयों का निरूपण, समुच्चयों, है ना, समुच्चयों का निरूपण, है ना। तो समुच्चयों का निरूपण हम लोग दो विधि से करते हैं, दो तरह से करते हैं। फर्स्ट है रोस्टर रूप, क्या है, रोस्टर रूप, क्या, रोस्टर रूप, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेबुलर, क्या बोलते हैं, फर्स्ट रोस्टर रूप और क्या, टेबुलर, है ना, और क्या बोलते हैं, और एक जो है इसको हम लोग बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। तो ये जो है हम लोग का 2 पार्ट में पढ़ना है। तो हम ऐसा नहीं करके अगर हम ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे समुच्चय निर्माण रूप, है ना। हम लोग यहाँ पे 2 तरह से पढ़ लिए, है ना। तो फर्स्ट क्या था, तो फर्स्ट हम लोग को पढ़ना है रोस्टर रूप। समुच्चयों का निरूपण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, है ना। कौन कौन, तो रोस्टर रूप, इसको या टेबुलर बोलते हैं, परीक्षा देते समय कह देता है कि टेबुलर रूप में लिखें, है ना, टेबुलर रूप में लिखें। तो और इसको एक और रहता है, एक और बोलते हैं इसको सारणीबद्ध रूप, इसको बोलते हैं एक और या, है ना, सारणीबद्ध रूप। देखेंगे ध्यान से, परीक्षा में क्या होता है कि यहाँ पे कभी कह देता है कि सारणीबद्ध रूप में लिखें, है ना, और कभी कह देता है कि रोस्टर रूप में लिखें, और कभी कभी कह देता है टेबुलर रूप में लिखें, है ना। तो बच्चे घबरा जाते हैं, है ना। तो उसी तरह हम यहाँ पे तीनों लिख दिए हैं, रोस्टर रूप, हालांकि यहाँ पे हम खाली लिख सकते हैं रोस्टर रूप, लेकिन आप लोग के चलते कि एग्जाम में दिक्कत ना हो इसलिए कभी बोलता है क्वेश्चन में भी कि रोस्टर रूप, टेबुलर रूप और सारणीबद्ध रूप में लिखें, और इस साइड एक ही है समुच्चय निर्माण रूप, है ना। तो हम बारी बारी से चलेंगे। तो देखेंगे कि a बराबर 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, b बराबर 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, c बराबर a i o u, है ना, और d जो है 1 4 9 16, है ना, 25 डॉट डॉट डॉट। अब हम इसको इस साइड क्या हो गया, रोस्टर रूप। अब हमको लिखना है क्या चीज में, सारणीबद्ध रूप, क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण रूप में। तो समुच्चय निर्माण रूप में हम सबसे पहले इसको बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ये तो हम लोग जान चुके हैं कि ये जो है सम संख्याओं का समुच्चय है, और ये क्या विषम संख्या के, और ये क्या है अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है स्वरों का समूह है ना। और ये जो है 149 यानी प्राकृत संख्या के वर्ग है ना। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ जो है इसको x, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि a है ना, a बराबर x सच दैट x, यानी x सच दैट x कहने का मतलब है इस प्रकार है। एक x जो है x मान लिए, ये पूरा अवयव को x मान लिए, क्या मान लिए
एक्स, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपोर्टेंट चीज है ना। बहुत सारे मिलता है कि रोस्टर रूप में लिखे, सारणीबद्ध में रूप में लिखे, या समुच्चय निर्माण में लिखे, तो बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। ये लिखना बहुत आसान है ना, लेकिन इसी का अगर कह दे समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए तो थोड़ा सा इससे ही टफ होता है। लेकिन अगर समझिएगा तो टफ कुछ नहीं है, ध्यान से समझिएगा क्या हम बोलना चाह रहे हैं। ये जो है a बराबर 2 4 6 8 10, ये क्या है, तो ये सम संख्याओं का समुच्चय है। तो देखेंगे कि a बराबर x दैट x, हम मान लिए हैं x, यहां से यहां तक के क्या मान लिए हैं, x मान लिए हैं, और जब यहां से यहां तक के मान लिए x, यानी a समुच्चय जो है a बराबर x, हमारा a जो है ना, a जो सर्पाकार कोष्ठक है, और x मान लिए x, और a जो है सच दैट इस प्रकार है ना, इस प्रकार है कि x क्या है, x a वाला जो x है, x इस प्रकार है कि क्या है 2 4 6 8 10, यानी सम संख्याओं का क्या है, क्या बोल सकते हैं, सम संख्याओं का समुच्चय है। तो लिख सकते हैं कि a सच दैट x क्या है, एक क्या है, सम संख्याओं का समुच्चय है। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे कि यहां तक हमारा कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, नहीं ना। फिर से एक बार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम बार बार बोल रहे हैं कि ये जो है थोड़ा आसान है, और ये थोड़ा सा बच्चे गड़बड़ा जाते हैं कि कैसे इसको बनाए, कैसे कर दिए सर x सच दैट x, एक सम संख्याओं का समुच्चय, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो ध्यान से देखिएगा कि x हम पूरा यहां से यहां तक क्या जानते हैं कि अवयव है, एक क्या है, समुच्चय है, पूरा मिल गया। तो x अवयव को हम मान लिए x है ना, सच दैट मींस x जो है सच दैट x, ई वाला x जो है, यही वाला x को हम बात कर रहे हैं, यानी ई वाला अवयव को ई वाला है, और इसी को हम इसको बात कर रहे हैं, यानी ए भी अवयव है और ए भी अवयव है। तो अवयव x यानी अवयव एक सम संख्याओं का समुच्चय, ये जो अवयव है क्या है, सम संख्याओं का समुच्चय है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि x सच दैट x एक सम संख्याओं का समुच्चय है। क्लियर। अब उसी तरह जस्ट b बराबर x, यानी सब क्या है, अवयव x सच दैट x एक क्या है, एक विषम संख्याओं, क्या विषम संख्याओं का क्या है, समुच्चय है ना। और उसी तरह जस्ट हम आगे चलते हैं, तो अब हम आते हैं c की ओर, है ना। तो c बराबर उसी तरह x सच दैट x क्या है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह। तो लिख सकते हैं x सच दैट x एक अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है, स्वरों का क्या है, समुच्चय है। क्लियर। अब बात रही, ऐसा हम लोग अभी तक पढ़े नहीं है, एक अच्छे यहाँ पे हम एक और लिख सकते हैं कि x जो हम x दर्शा रहे हैं, तो लिख सकते हैं कि 1 से क्या है, 1 से बड़ा, क्या 1 से बड़ा लग रहा है ना कि 1 से छोटा लग रहा है आप लोग को, इस साइड बड़ा, तो 1 से बड़ा और 9 से क्या छोटा। तो लिख सकते हैं कि 1 से बड़ा कौन, x अवयव जो है 1 से बड़ा है और 9 से छोटा है, यानी x इस तरह, है ना। इसका मतलब है कि x1 जो है 1 से बड़ा है कौन, x, है ना, x जो हम मान लिए अवयव, और x से जो है से 9 से छोटा भी है, ये नहीं कि 9 से बड़ा, 9 से अगर बड़ा होता तो अब आ गया था कितना होता 1 3 5 7 9, इसके बाद 11, है ना। तो यहाँ अगर एक और स्टेप अगर चल जाते हैं हम 11 यहाँ पे करते, तो क्या 1 से बड़ा और 11 से छोटा, है ना। तो यहाँ पे मेरा एक चीज नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम एक चीज से कर सकते हैं। और फर्स्ट में भी हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 2 से बड़ा और 10 से छोटा, यानी x जो है किससे, 2 से बड़ा, यानी 2 से बड़ा, और x क्या चीज से, 2 से बड़ा, x जो है 2 से बड़ा, यानी ये बड़ा वाला चिन्ह है, ये बड़ा वाला चिन्ह और बड़ा या बराबर, है ना। x जिससे देखिए 4, इसको बोलते हैं लेस देन x, 4 जो है
x के बड़ा है, यानी 4 से x बड़ा है या x के बराबर है ना। और यही रहे कि 4x यानी 4 जो है x से छोटा है या x से बराबर है ना। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि इस समूह यहाँ पे हम चल रहे थे, यानी 2 जो है क्या 2 से बड़ा और 10 से छोटा, तो 2 से बड़ा और क्या 10 से छोटा। क्लियर? इतना भी लिख सकते हैं या यहाँ पे लिख सकते हैं एक सम संख्या का समुच्चय है जहां 2 से बड़ा और 10 से छोटा है ना, और 1 से बड़ा और 9 से छोटा। क्लियर? लास्ट आखिरी जो है जो d है, तो d बराबर हम लोग देखेंगे क्या x x, यानी x जो है x इस प्रकार है कि क्या 1 4 9 16 25 क्या देखने के लिए मिल रहा है, क्या 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, यानी 1 2 3 4 5 ये सब क्या है प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यानी 1 2 3 4 5 और एक क्या है वर्ग है, ऊपरला जो सब लगा हुआ है क्या है वर्ग है। तो हम बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं का वर्ग। क्लियर? कोई दिक्कत? देखेंगे ध्यान से फिर से एक बार, जैसे 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25। अब स्क्वायर, ये जो स्क्वायर छोड़ देंगे, निचले देखेंगे 1 2 3 4 5, ये क्या है डॉट डॉट डॉट, निचला भी चलेगा ऊपरला भी चलते रहेगा है ना। तो जैसे एक स्टेप और ले लेते हैं 6 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर, तो ये निचले जो है क्या है प्राकृत संख्या है और ये सब क्या है वर्ग है। तो प्राकृत संख्या का वर्ग है, हम बोल सकते हैं कि x x, यानी x इस प्रकार है कि एक क्या है x एक प्राकृत संख्याओं का वर्ग, हाँ एक वर्ग है ना। तो अब जो है ये जो है हम लोग का 1 वीडियो में यानी फर्स्ट वीडियो में हम लोग ये जो समुच्चय है समुच्चय का बेसिक पढ़ लिए, और अब हम लोग सेकेंड वीडियो में इसका क्या चैप्टर जो है प्रश्नावली 1.1 सोल्व करेंगे। तो हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे कि प्रश्नावली जो है 1.1 किस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं, और थोड़ा सा बेसिक इसमें प्रॉब्लम जहाँ पे होगा, जहाँ पे आपको नहीं समझ में आया होगा वहां पे समझ में आ जाएगा। और आपसे यही थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे हम कि अगर आपको जहां पे भी प्रॉब्लम हो तो एक ही माध्यम है, वो है कमेंट, और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मेरा यहाँ पे प्रॉब्लम है और यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। अगर हम नहीं समझा पा रहे हैं तो हम भी वहां से समझाने के लिए सीख पाएंगे, और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपके लिए वैसा कुछ निकालेंगे तरकीब जो कि आपको समझ में आ जाए। इसलिए थैंक यू।